जैसा कि हमने लास्ट स्टोरी में रेयांश की स्टोरी कवर की थी, वहाँ पे हमने देखा था कि रेयांश अपनी दोस्त श्रेया से मिलने के लिए आगरा से बाइक चला करके शिमला और फिर नारकंडा जाने के लिए निकला था, लेकिन वो नारकंडा नहीं पहुंच पाया। काफी रात होने की वजह से वो एक पुराने मकान में जाकर के रुक गया और उस मकान में उसको उसी लेडी का फोटो दिखा और उस पे माला टंगा हुआ दिखा, जिस लेडी को उसने थोड़ी देर पहले लिफ्ट दिया था। और अब वो इतना ज़्यादा डर चुका था कि अपने रूम में आकर के कंबल के अंदर छुप गया था। और फिर गेट पे नॉक होता है। एक बार नॉक होता है, रेयांश इग्नोर करता है। फिर दोबारा नॉक होता है। फिर तीसरी बार जब नॉक होता है, एकदम डरी आवाज में कौन है ऐसे करके पूछता है। उधर से अंकल की आवाज आती है। तो यहाँ तो रेयांश को समझना चाहिए कि उस घर में सिर्फ अंकल ही हैं, लेकिन फिर भी उतना डरा रहता है कि उसका दिमाग ही नहीं काम करता है कि वो क्या पूछ रहा है, क्या कर रहा है, उसको कुछ नहीं समझ में आता है। उधर से आवाज आता है, अंकल बोलते हैं, बेटा मैं हूँ, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारे लिए दूध का ग्लास लेकर के आया हूँ, दूध पी लो, तुम इतना थके हुए हो, तुम्हें बहुत आराम मिलेगा। और ये भी बोलते हैं कि हल्दी डाल दिया है मैंने दूध में, जिससे तुम्हारे बॉडी का जो पेन है वो तुम राइट करके आओ, बॉडी में पेन होगा वो तुम्हें आराम मिल जाएगा। रेयांश गेट खोलता है। अंकल ऐसे हाथ में ट्रे लिए हैं और ट्रे में एक ग्लास का दूध पड़ा हुआ है। बोलते हैं, बेटा मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर के आया हूँ, तुम अचानक से भाग के क्यों आ गए और क्या हो गया? तो रेयांश कुछ बोलता नहीं है, उनसे कहता है नहीं कुछ, कोई बात नहीं है। वो दोबारा पूछते हैं, क्या हो गया बताओ, क्यों ऐसे अचानक से तुम भाग करके आ गए और इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो, इतना ऐसे कांप क्यों रहे हो? तो इससे पहले कि वो कुछ बोलता, अंकल ने सामने उससे बोल दिया, आंटी मिली थी क्या तुमको? अब ये सुनते ही रेयांश का इतना ज्यादा हालत खराब हो जाता है। वो ग्लास का दूध अपने हाथ में लिया था वो वहीं फेंकता है, अंकल को धक्का देता है और अंकल को धक्का दे करके वो सोचता है बस इस घर से मुझे निकलना है। वो दौड़ते हुए उस घर से बाहर निकलता है और उस घर से निकल करके वो वापस उसी आगे वाले रास्ते पे जाता है जो घने जंगल की तरफ जाती है। इसको कुछ होश नहीं रहता कि वहां पे अपना बाइक खड़ा किया है, वहां पे टेंट का सामान है, इसने अपना टैंक बैग सब कुछ वहीं छोड़ दिया है। इसको कुछ होश नहीं रहता, ये बस जंगल की तरफ भागता है। और कुछ दूर जब ये जाता है तो वहां इसको दिखता है कि वहां पे एक लकड़ी का छोटा सा ऐसे टिन शेड बनाया हुआ है और ये सोचता है कि शेड में तो नहीं, शेड के पीछे मैं जाके छुप जाऊंगा तो मैं बच जाऊंगा। रेयांश जाता है, वही टिन शेड के पीछे जाके छुप जाता है। और टिन शेड के पीछे जब ये छुपा रहता है तो अजीब अजीब से वहां आवाजें आती हैं। इतना ज्यादा डर चुका था, इतना ज्यादा, मतलब वहां इतना ठंडी थी रात के टाइम पे, आप समझ सकते हो हिमाचल में कितनी ठंडी पड़ती है। लेकिन रेयांश का पूरा शरीर पसीने से एकदम भीग चुका था, ऐसा लग रहा था कि वो नहा करके आया है। और ये इतना ज्यादा डर जाता है, इसका बीपी कह लो, हार्ट रेट कह लो, इतना ज्यादा हाइक हो जाता है कि वहीं पे बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद इसका नींद दोबारा खुलता है और जब ये उठता है तो ये देखता है कि ये किसी घर में है। वहां पे दो आदमी है। ये उनको देखता है, एक आदमी उसमें से थोड़ा कम हाइट का रहता है, एक आदमी थोड़ा ज्यादा ठीक ठाक हाइट का रहता है। दोनों गोरे रहते हैं, ऐसा लगता है वो दोनों भाई हैं। तो ये उनको देखता है, कहता है कि मैं यहाँ कहाँ से आ गया? तो दोनों बोलते हैं कि अरे तुम मुझे लकड़ी के वो स्ट्रक्चर जो बना था उसके पीछे तुम पड़े हुए मिले हो हमको, तो हम तुमको उठा करके ले आए, इतना रात हो रहा है, तुमको भी दिक्कत होगा और कुछ हो जाता तो इस वजह से हम लोग तुम्हें उठा करके यहाँ पे ले आए और लाते ही तुम्हें थोड़ा देर में होश आ गया। तो कहता है बहुत अच्छा किया आपने, धन्यवाद उनको देता है। वो कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, तुम यहीं पे रहो। ये बोलते हैं मैं तुम्हारे लिए काढ़ा बनवा देता हूँ, तुम काढ़ा पी लो, क्योंकि तुम्हें ठंडी लग रही है इस टाइम पे, मौसम भी काफी ठंडा है, तुम बीमार पड़ जाओगे, काढ़ा पी लो आराम मिलेगा। तो इतना ज्यादा डरा रहता है कि ये बस ऐसे ऐसे करता है। और वो लोग फिर आवाज देते हैं कि माँ इसके लिए काढ़ा बना दो और काढ़ा ला के दे दो। ये बैठा रहता है। उधर माँ रहती हैं तो इसको लगता है कि इतने बड़े आदमी की होंगी तो थोड़ी बूढ़ी होंगी, एजेड होंगी, तो वो अपना वहाँ काढ़ा वाढ़ा बनाती हैं, बहुत धीरे धीरे, पूरा आवाज हाथ का आता है धीरे धीरे काम करने का, पूरा काढ़ा वाढ़ा बनाती हैं। वो कहती हैं बेटा मैंने तुम्हारे लिए काढ़ा बना दिया, मैं लेकर के आ रही हूँ, पी लो आराम मिलेगा। यहाँ रेयांश तैयार हो जाता है, तैयार होना मतलब एक तरीके से बैठ जाता है उठ करके, ठीक है काढ़ा मिल रहा है पी लेते हैं, थोड़ा आराम मिलेगा। उधर उसकी माँ एक कप में काढ़ा लेकर के इसके लिए आती है और वो काढ़ा ले आकर के ऐसे दोनों हाथ से ऐसे रेयांश की तरफ रखती हैं। रेयांश ठंड में ऐसे सिकुड़ा हुआ रहता है तो ये ऐसे कप पकड़ता है और पकड़ने के बाद ये सोचता है कि उनको थैंक यू बोलने के लिए ऐसे ऊपर सर उठाता है।
और जैसे ही ये सर उठाता है, ये देखता है ये वही औरत है जिसको इसने लिफ्ट दिया था। और ये देखता है वो दोनों आदमी भी इसकी तरफ देख कर एक अजीब स्माइल दे रहे हैं। काढ़ा इसके हाथ से वहीं गिर जाता है और ये दोबारा बेहोश हो जाता है और डर के मारे इस बार इसने अपनी पैंट भी गीली कर दी थी। करीब 2 से 3 घंटे बाद इसको फिर से होश आता है। ये देखता है ये एक पिकअप में बैठा हुआ है और इसके एक तरफ ड्राइवर और एक तरफ एक और लड़का बैठा हुआ है। ये दोबारा डर के उठता है और कहता है, अब आप लोग कौन हो? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? इससे ड्राइवर कहता है, अरे भाई तू वहाँ जंगल में बीच रोड में गिरा हुआ था, मैंने देखा तुमको तो मैंने उठा लिया, तुम्हारे बॉडी पे कपड़े भी नहीं थे। तो फिर ये अपने बगल में देखता है एक और लड़का बैठा रहता है, तो कहता है भैया मैं यहाँ कहाँ से आया, मतलब कहाँ आप आए थे, कहाँ क्या हुआ मेरे साथ? तो यहाँ ड्राइवर बताता है कि मैं पिकअप चला रहा था, गाड़ी चला के आगे जा रहा था और मुझे दिखता है कि तुम नीचे ऐसे लेटे हुए हो, तुम्हारे ऊपर कोई भी कपड़ा तुम्हारे ऊपर नहीं तुमने पहना है और एक औरत, 3 आदमी तुम्हें ऐसे घेरे हुए हैं चारों तरफ से और वो कुछ पढ़ रहे हैं। खूब ज़ोर-ज़ोर से वो कुछ ऐसा मंत्र कुछ ऐसा पढ़ रहे हैं और तुम्हारे ऊपर फेंकने की कोशिश कुछ कर रहे थे। और जब पिकअप में चला कर के थोड़ा पास गया तो पिकअप की जो हेडलाइट होती है वो जैसे ही उनके ऊपर पड़ी, वो लोग भाग के वापस से नीचे की तरफ चले गए। तो रेयान जब उस जगह को देखता है तो वो कहता है कि अरे ये तो वही जगह है जहाँ मैंने उन आंटी को छोड़ा था। ये देख के एकदम डर जाता है। तो फिर ड्राइवर से पूछता है हुआ क्या था तुम हमें बताओ। तो ये कुछ बताने की हालत में नहीं रहता, कहते भैया छोड़िए कोई बात नहीं, जाने दीजिए आप बस मुझे कहीं पे भी ऐसी जगह कोई छोड़ दीजिए जहाँ पे मैं वापस घर चला जाऊँ। फिर इसको याद आता है कि मेरी गाड़ी, तो वहाँ पे ड्राइवर कहता है कि तुम जहाँ पड़े हुए थे वहीं तुम्हारी गाड़ी भी गिरी थी और हमने तुम्हारी गाड़ी को उठा करके पीछे पिकअप में रख लिया है और आगे तुम्हें हम बैठा लिए थे। तो ये पीछे पिकअप में ऐसे पीछे की तरफ देखने का एक छोटा-सा शीशा होता है, तो ये उसमें से देखता है तो देखता है कि इसकी गाड़ी पीछे रखी हुई है। तो फिर वो देखते हैं कि इसको काफ़ी चोट-वोट लगा था, हाथ में यहाँ छिल-विल गया था, तो वो इसको बोलते हैं कि चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ देता हूँ, तुम्हारा हालत ठीक नहीं लग रहा है, तुम वहाँ पे जाओगे तो तुम्हें थोड़ा आराम मिलेगा। तो ये लोग रेयांश को वहाँ पास के एक हॉस्पिटल में छोड़ते हैं, तो शुरुआत में तो ये कुछ बोलने की हालत में नहीं रहता है, बस इतना चीज़ पूछता है, बार-बार इसको चक्कर टाइप का आता है, सर दर्द करता है। तो जब इसको वो लोग हॉस्पिटल में छोड़ते हैं, तो हॉस्पिटल में करीबन 2-3 घंटे बीत जाते हैं, तो इसको दोबारा से जब एकदम थोड़ा अच्छा फ़ील होता है, ठीक फ़ील होता है, डॉक्टर ड्रेसिंग-वेसिंग सब कर देते हैं, तो ये वहाँ पे डॉक्टर का ही फ़ोन लेकर के, बिकॉज़ इसका फ़ोन का पूरा डिस्चार्ज हो गया था, फ़ोन कहाँ था वो कुछ नहीं इसको पता था। तो ये डॉक्टर का ही फ़ोन लेकर के श्रेया को कॉल करता है। श्रेया को कॉल करता है और उसको बोलता है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, मेरी हालत बहुत ख़राब है। श्रेया अपने माता-पिता दोनों के साथ वहाँ आती है और जब वो आती है, तो वो देखती है कि यहाँ रेयांश का हालत एकदम ख़राब। फिर वो लोग करीबन 2 से 3 दिन वहाँ रेयांश की सेवा करते हैं, पूरा उसको वो पूरा देख-रेख करते हैं, उसके माँ-बाप भी उसका पूरा देख-रेख करते हैं और फिर उसके बाद रेयांश के ठीक हो जाने के बाद भी वो रेयांश को अपने घर नारकंडा लेकर के जाते हैं। नारकंडा अब वहाँ से 15-20 किलोमीटर की दूरी पे था, तो वो नारकंडा लेकर के जाते हैं और नारकंडा ले जाने के बाद तब वो उससे पूछते हैं कि रेयांश बेटा हुआ क्या? तुम मुझे पूरी बात बताओ। तो रेयांश वहाँ पे श्रेया के पिताजी को ये बात बताता है कि मैंने एक औरत को लिफ्ट दिया था और फिर वहीं पे मुझे एक घर दिखा तो मैंने सोचा वहीं पे मैं रुक जाता हूँ, वहीं पे आज रात बिता लेता हूँ। वहाँ पे उसके साथ जो-जो घटनाएँ हुई उसने सारी बातें उनको बताई। तो श्रेया के पिता कहते हैं कि ठीक है, जो हुआ वो चीज़ें सही तो नहीं थी, वो कुछ ज़्यादा नहीं बोलते हैं, अपनी बात को अपने मुँह में ज़्यादा रखने का उन्होंने सोचा कि इसको बताना नहीं क्योंकि बच्चा ऑलरेडी डरा हुआ है, इसको और नहीं डराना है। लेकिन वहाँ पे रेयांश कहता है कि मेरा बहुत सारा सामान है जो मैंने वहाँ पे छोड़ दिया है। तो अगले दिन श्रेया, श्रेया के माता-पिता और रेयांश सभी उस जगह पे जाते हैं जिसका लोकेशन श्रेया को रेयांश ने भेज रखा था। अब रेयांश को एग्ज़ैक्ट तो याद नहीं था कि क्या लोकेशन है, लेकिन उसने श्रेया को भेज रखा था, इस वजह से उसको उस लोकेशन पे जाने में आसानी होती है। और वो लोग जब उस लोकेशन पे पहुँचते हैं, तो वो जो घर रेयांश को काफ़ी सुंदर, काफ़ी ब्राइट और काफ़ी लाइटफुल दिख रहा था, वो एक खंडहर रहता है। पूरा टूटा-फूटा मकान, एकदम अजीब चीज़ें। फिर श्रेया के पिता और श्रेया दोनों ही उस घर में जाते हैं। वहाँ उनको घर में सारी चीज़ें टूटी-बिखरी एकदम अजीब ऐसा लगता है कि 20 साल, 30 साल से कोई वहाँ रहा ही नहीं है। तो फिर वो लोग अंदर जब जाते हैं तो वहाँ उनको एक रूम दिखता है, उस रूम में ही श्रेयांश का सारा सामान रखा रहता है। वो लोग वहाँ से सारा सामान लेते हैं
और वहाँ से निकलते हैं। फिर भी श्रेया के पिता को ये रहता है कि हाँ, क्या हुआ था उनको जानना है। तो पास के ही एक गाँव में जाते हैं और उस गाँव में जाते ही वो वहाँ के सरपंच से मिलते हैं और उनको सारी बातें बताते हैं कि ये सारी चीज़ें हमारे बेटे के साथ हुई हैं, क्यों हुई हैं, क्या चीज़ें थी। वहाँ पे सरपंच कहता है कि आप उस रास्ते पे गए ही क्यों? वो रास्ते पे कोई नहीं जाता है। यहाँ तक कि ये गाँव वाले भी शाम के 3 बजे के बाद उस रास्ते पे नहीं जाते हैं। तो ये लोग पूछते हैं कि ऐसा क्या है उस रास्ते पे कि नहीं जाते हैं या फिर नहीं जाना चाहिए? और ये जो रेयांश ने देखा ये क्या थी और रेयांश के साथ क्या हो रहा था? तो यहाँ पे वो सरपंच इनको बताते हैं कि जिस रास्ते से रेयांश आया था और जिस औरत को रेयांश ने लिफ्ट दिया था, वो औरत आज से 50 साल पहले मर चुकी है और उसी रास्ते पे उसका एक्सीडेंट हुआ था। तब से वो वहीं भटक रही है और जो भी इंसान वहाँ से गुज़रता है, ये उससे लिफ्ट माँगती है और कुछ दूर जाके उसको शॉर्टकट रास्ता दिखा कर के पहाड़ से कूदवा देती है। इसकी किस्मत थी कि ये लड़का आज भी बच गया, वरना जो ऑलरेडी 10-12 लोगों के साथ हो चुका है, वही सेम चीज़ इसके साथ भी होता। और जो इसने बताया कि वो चारों लोग इसके आस-पास बैठ के पूजा कर रहे थे, वो पूजा नहीं कर रहे थे। वो तांत्रिक क्रिया था, वो इसकी बलि देना चाहते थे। अगर वो पिकअप वाला वहाँ टाइम से नहीं पहुँचता, तो वो इसका गला काट करके इसको मार देते, इसकी बलि चढ़ा देते। ये सब सुनने के बाद रेयांश के गले का पूरा पानी सूख जाता है, ये इतना ज़्यादा डर जाता है, इतना ज़्यादा डर जाता है, कि इसके मन में तुरंत आता है कि मुझे बस अपने घर जाना है, मुझे मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे पहाड़ों में नहीं रहना, मुझे यहाँ से जाना है। तो यहाँ पे श्रेया के पापा रेयांश को सँभालते हैं, उसका हाथ पकड़ते हैं, उसको बोलते हैं, "बेटा थोड़ा सँभल जाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम सब हैं तुम्हारे साथ, कुछ ऐसा नहीं होगा।" फिर ये लोग वहाँ से निकलते हैं, श्रेया के घर वापस आते हैं। करीबन 1-2 दिन बाद रेयांश एक वैन बुलाता है और अब इसके बाइक पे जाने का सपना खत्म हो चुका था। ये उस बाइक पिकअप पे वापस से लदवाता है, खुद उसमें बैठता है, खर्चा काफ़ी ज़्यादा लग चुका था, लेकिन इसके अंदर हिम्मत नहीं था वापस जाने का अपने से। ये पूरा रास्ता आगरा तक का उस वैन से कवर करता है और अपने घर आता है। घर आने के बाद ये अपने परिवार वालों को सारी चीज़ें बताता है। तब से वो दिन है और आज का दिन है, रेयांश ने एक बार भी पहाड़ का सफ़र तय नहीं किया है। पहाड़ों में वो जाता ही नहीं। जब भी उसको कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं या पहाड़ों का नाम लिया जाता है, वो काफ़ी सहम जाता है, काफ़ी डर जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी को बताने का कारण यही था कि आप पहाड़ों में जाइए, बाइक राइड कीजिए, लेकिन शाम में नहीं। जितना भी आपको एन्जॉय करना है, डे में एन्जॉय करिए। क्योंकि जहाँ देव होते हैं, वहाँ अपोज़िट शक्तियाँ भी होती हैं बैलेंस करने के लिए। हो सकता है किसी के साथ अच्छी दैवीय शक्तियाँ मिल जाएँ, लेकिन किसी के साथ अगर बुरी शक्तियाँ आ गईं, तो उसकी ज़िंदगी खराब कर सकती हैं। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।